हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम शब्दावलियों की सीरीज देख रहे हैं, महत्वपूर्ण की पॉइंट जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इससे पहले ज़रूरी यह सूचना है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्लासेस होती हैं। तो आइए देखते हैं आज का। तो आज का पहला जो की पॉइंट है वह है उत्तर आधुनिकता। तो पोस्ट मॉडर्निटी कहते किसको हैं? तो उत्तर आधुनिकता प्रबोधन कालीन उन अवधारणाओं विचाराओं के प्रति प्रतिक्रिया है जिनकी अभिव्यक्तिशीलता पश्चिमी तर्क, तार्किकता, वस्तुनिष्ठता, सत्यता, वैज्ञानिक विधि, इतिहास, ज्ञान की प्रकृति, व्यक्तिगतता, उदारवादिता और प्रजातांत्रिक उन्नति उन्नति के रूप में हुई है। इसकी समस्त प्रकृति प्रतिक्रिया चयनात्मक एवं आधुनिकतावाद के विरोध को परिलक्षित करती है। अर्थात आधुनिकतावाद में जो भी विचार थे उनके विरोध के स्वरूप उत्तर आधुनिकता शब्द की जो है चर्चा की गई है। शक्ति तो मानव पर प्रभुत्व या उन्हें भयभीत करने तथा नियंत्रित करने या आज्ञा पालन करवाने, उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने तथा उन्हें के व्यवहार को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ने के लिए बाध्य करने की योग्यता अथवा सत्ता को शक्ति कहते हैं। सत्ता मतलब प्राधिकार को। तो किसी व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य कराने के लिए बाध्य करना ही शक्ति या सत्ता है। शक्ति एक व्यक्ति की अपनी इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता है, चाहे दूसरा व्यक्ति इसका विरोध ही क्यों न करता हो। अर्थात शक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बलपूर्वक अपनी इच्छा पूर्ति करवाना होता है। अतिवादी या अमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में इस अवधारणा का प्रयोग सामान्यतः उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो उग्र उपायों द्वारा सामाजिक दशाओं के सुधार में विश्वास करते हैं, अर्थात क्रांति के माध्यम से या हिंसा के माध्यम से जो है परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें अतिवादी या रेडिकल कहते हैं। अगला है तर्कवाद या विवेकशीलता। तो एक सिद्धांत जो इस बात पर बल देता है कि तर्क और व्यवस्थित विचार के आधार पर ही सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, वो तर्कवाद कहलाता है। यह मानव को विवेकशील प्राणी मानते हुए समस्त मानवीय समस्याओं या समाधान को तर्क बुद्धि के आधार पर संभव मानता है कि समस्त मानवीय जो समस्याएं हैं उनको हम तर्क के आधार पर उनका समाधान कर सकते हैं। तो रैशनलिज्म की सर्वाधिक विस्तृत व्याख्या करते हैं कौन? मैक्स वेबर। अगला है युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन। तो समाजशास्त्र में इन अवधारणाओं का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रथम, किसी घटना के घटित हो जाने के बाद उसके औचित्य को सिद्ध करने की दृष्टि से। युक्तिकरण का अर्थ स्पष्ट रूप से विल्फ्रेडो पैरेटो के अविष्ट चालक और भ्रांत तर्क डिराइवेशन को दो जुड़वा अवधारणाओं से मिलता जुलता है। अर्थात इन्होंने कहा, जो पैरेटो का तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया का सिद्धांत था उसमें इन्होंने अभिष्ट चालक और भ्रांत चालक तर्क की बात की है, जिसमें इन्होंने कहा मानव की क्रियाएं दो तरह से संचालित होती हैं, एक तार्किक रूप से और एक भावनात्मक रूप से संचालित होती हैं, जिन्हें इन्होंने अतार्किक रूप कहा है। और अतार्किक के दो भागों में विभाजित किया है, एक अभिष्ट चालक और दूसरा भ्रांत चालक के रूप में इन्होंने बताया है। और द्वितीय है कि वेबर के अनुसार जो है युक्तिकरण की प्रक्रिया रहस्य, उद्देक, परंपरा और भावनात्मक के उन्मूलन पर जोर देती है। इसके स्थान पर तार्किक और विवेक सम्मत सोच विचार को प्रमुखता देता है। तो मैक्स वेबर जो है इन्होंने कहा है कि इन्होंने भी जो क्रिया को 4 प्रकारों में विभाजित किया है, परंपरागत, भावनात्मक, तार्किक और अन्य एक जो है इन्होंने किया विवेक सम्मत। तो उन्होंने कहा कोई भी क्रियाएं जो होती हैं उनका कारण ए होती हैं और यह जो प्रक्रिया होती है वह आर्थिक जीवन में
कानून, प्रशासन, धर्म और सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अर्थात जो भी रेशनल अर्थात तार्किकीकरण जो या युक्तिकरण क्रिया होती है वह कानून, प्रशासन, धर्म आदि को प्रभावित करती है। अर्थात तर्क के आधार पर उसको देखा जाता है। इसी के आधार पर पूंजीवाद, ब्यूरोक्रेसी, कानून राज्य का उद्भव हुआ है। युक्तिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः यह है कि इसका सामाजिक व्यक्ति अपने निर्वैयक्तिक संबंधों में अधिकाधिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं ताकि वे अपने आसपास के जगत के उत्तरों पर नियंत्रण कर सकें। अर्थात तर्क, उन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यक्ति अपने निर्वैयक्तिक संबंधों में अधिक से अधिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं ताकि उनका जो है नियंत्रण कर सकें। अगला है रिफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह। तो सामान्यतः एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी गई है जिसमें व्यक्ति अपनी समीकरण बैठाता है या तदात्मीकरण करता है। यह समीकरण बैठाने की इच्छा रखता है या जिनके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों और मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है। इसके अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। अर्थात किसी को आइडियल मानकर किसी समूह को उस समूह के अनुसार अपने व्यवहारों को ढालना या उसे इस जगह जाने या प्राप्त करने की इच्छा रखना ही संदर्भ समूह होती है। तो संदर्भ समूह की जो बात सर्वप्रथम की है वह हाइमैन ने किया है। इनके अलावा उसकी जो समाज शास्त्र में प्रयोग की करते हैं वह R.K. मर्टन करते हैं। अविष्ट चालक, मानव के अतार्किक तथा अबुद्धिसंगत व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं और उद्योगों को पैरेटो ने अविष्ट चालक की संज्ञा दी। अगला है रिलीजन या धर्म। तो धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास, कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों का एकल समाज नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुकरण करते हैं। तो धर्म को ऐसा विश्वास या कर्मकांडों की व्यवस्था माना गया है जो किसी एक जैसे विचार को मानने वालों को एक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुकरण करते हैं। दुर्खीम के अनुसार किसी भी अलौकिक प्राणी, शक्ति अथवा सत्ता पर केंद्रित विश्वासों, मूल्यों अथवा आस्था जो पवित्रता की धारणा पर आधारित होते हैं, इनसे संबंधित कर्मकांडों को के पुंज को अर्थात जो कर्मकांड है उनके समूह को धर्म इन्होंने कहा है। अगला है जीवन पथ के संस्कार, राइट ऑफ पैसेज। तो एक व्यक्ति के जीवन में संक्रमणकालीन स्थितियां जैसे युवावस्था से वृद्धावस्था, विवुद्धा से अतिविवाहित, विवाहित से होना, जो भी मतलब अवस्थाओं से गुजरता है, व्यक्ति को प्रदर्शित करने वाले एक उत्सव या समारोह को जीवन पथ के संस्कार कहा है। अर्थात बच्चे के पैदा होने से लेकर बच्चे के मृत्यु संस्कार को जीवन पथ संस्कार में शामिल किया जाता है। इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वान गैनेप ने किया है, यह भी पूछा जाता है। अगला फैक्टर है भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाओं के बीच असंगतता अथवा विरोधाभास की स्थिति। जैसे दो भूमिकाएं हैं उनमें या तो विरोध एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, असंगतता भी वही बात हुई जो विरोधाभास की बात। अगर कोई चीज़ सत्य है तो यह चीज़ असत्य है, तो ये दोनों क्या हो गए? विरोधाभासी हो गए हैं। तो इसी तरह भूमिकाओं में दो है कि कोई मन कहता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए और एक तरह ये कहता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह की दुविधा जो होती है वह भूमिका संघर्ष कहलाती है, जिसके संबंध में एक व्यक्ति किसी विचाराधीन स्थिति के संपादन किए जाने की आशा की जाती है, भूमिका संघर्ष कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर है और उसका बेटा क्या होता है? चोरी करता है, चोरी केस करने जाता है या मर्डर करता है। तो अगर इस व्यक्ति को इसे गिरफ्तार करना है तो उसके अंतर्गत दुविधा होगी कि वह अपने पिता का फर्ज निभाए या इंस्पेक्टर का फर्ज निभाए। तो इस तरह के जो विचार होते हैं उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। अगला है, इसमें एक भूमिका के संपादन द्वारा दूसरी भूमिका में व्यवधान अथवा विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पे देखो, अगर वह पिता का दायित्व निभाता है तो उसका जो इंस्पेक्टर वाला है उसकी भूमिका में व्यवधान पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षित महिला को एक कामकाजी महिला अध्यापिका के रूप में दो विरोधी दायित्व के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अध्यापिका के रूप में शिक्षण कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा तो जरूरी है, दूसरी ओर माँ के रूप में संतान की सेवा, शुश्रूषा या पालन पोषण भी
उससे आशा की जाती है। प्रथम उदाहरण के विपरीत यह भूमिका संघर्ष एक व्यक्ति द्वारा दो भिन्न परिस्थितियों से जुड़े भिन्न दायित्वों के बीच होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भूमिका संघर्ष एक ही व्यक्ति के द्वारा दो भिन्न परिस्थितियों से जुड़े दो भिन्न दायित्वों के बीच होता है। एक ही स्त्री की माँ की परिस्थिति है और कामकाजी शिक्षिका की भी स्थिति या परिस्थिति के साथ जुड़े दायित्वों के बीच जो संघर्ष होता है उसे परिस्थिति तनाव भी कहते हैं। तो जो है परिस्थिति तनाव जो है भूमिका संघर्ष की प्रारंभिक स्थिति कही जाती है और भूमिका संघर्ष जो होता है उसकी आखिरी स्टेज के रूप में देखा जाता है। अगला है भूमिका दूरी। कर्ता द्वारा सामाजिक दबाव के कारण संपन्न की जाने वाली वास्तविक भूमिका और उस भूमिका जिसका निर्माण उसके स्व द्वारा हुआ है उनके बीच उत्पन्न हुई दूरी को भूमिका दूरी कहते हैं और समाजशास्त्र में इस अवधारणा का प्रयोग गॉफमैन ने किया है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ देखते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी भूमिका क्या है? पढ़ाई करना, लेकिन वो क्या करता है? दिन भर गेम खेलता है, जुआ खेलता है या अन्य किसी कार्यवाही में संलिप्त रहता है, तो वह अपने भूमिका से क्या होती है? उसकी दूरी हो जाती है। पढ़ाई के स्थान पर वह एकीकृत करता था, उसके बीच क्या होती है? भूमिका दूरी। अगला है भूमिका प्रत्याशा। किसी विशिष्ट भूमिका के संबंध में समाज द्वारा अपेक्षित इच्छित व्यवहार अथवा प्रत्युत्तर के संपूर्ण पुंज को भूमिकाएं प्रत्याशा कहते हैं। अर्थात कोई जज है तो समाज उससे आशा रखता है कि वह न्यायपूर्ण अपना निर्णय प्रदान करेगा, तो यही क्या हो गई? भूमिका प्रत्याशा। अगला है भूमिका पुंज। एक विशिष्ट परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं का समुच्चय भूमिका पुंज कहलाता है। अर्थात एक विशिष्ट परिस्थिति, जैसे कोई डॉक्टर है, उसका नर्स से भी वो है, मरीज से भी वो है, और वहाँ पे सफाई कर्मी जो है उससे भी जो उसका कुछ कार्य होता है, उसके अलावा मेडिकल स्टाफ जो होता है उससे भी कार्य होता है। तो ये क्या हो गए? इसके भूमिका पुंज हो गए डॉक्टर के। तो एक ही परिस्थिति तो उसकी केवल डॉक्टर की है, लेकिन इन सब से उसका जो है भूमिकाएं जुड़ी होती हैं, तो इसे भूमिका पुंज कहते हैं। और इसका जो प्रयोग किया है वह R.K. मर्टन ने किया है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति की अध्यापक की परिस्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनके विभिन्न दायित्वों से निर्मित सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही भूमिका पुंज है। जैसे यहाँ पे अध्यापक की भूमिका दी गई है, तो अध्यापक जो हो गया है उसका छात्र के साथ भी कुछ भूमिका जुड़ी होती है, उसके अध्यापक के साथ सहपाठी या सह जो हैं उनके साथ कार्य करने वाले और अध्यापक, उनके साथ भी कुछ भूमिकाएं होंगी, प्रिंसिपल के साथ भी उनकी कुछ भूमिकाएं होंगी। तो यह इनकी क्या होगा? भूमिका पुंज। अगला है पवित्र बनाम अपवित्र, सीक्रेट वर्सेस प्रोफेन। तो इस अवधारणा का प्रयोग दुर्खिम ने किया है। उनके अनुसार वे वस्तुएं पवित्र हैं जिनमें धार्मिक निषेध संरक्षित है, पृथक करते हैं, तथा अपवित्रता वे वस्तुएं हैं जो निषेध लागू किए जाते हैं और तथा जिन्हें पवित्र वस्तु से दूर रखा जाता है। तो इन्होंने कहा जो वस्तुएं धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं वह पवित्र हैं और जो वस्तुएं धर्म के साथ जुड़ी नहीं हैं वह अपवित्र हैं। जैसे अगरबत्ती और माचिस, फूल, ये सब क्या है? इनको पवित्र मान लिया क्योंकि ये धार्मिक क्रियाओं के साथ जुड़ी गई हैं। उसके अलावा अगर चमड़े का प्रयोग, जैसे चमड़ा हो गया, तो चमड़ा का जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। अनुशास्ति सेंसन। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिए गए दंड अथवा पुरस्कार की व्यवस्था को अनुशास्ति कहते हैं। सकारात्मक अनुशास्ति में बहुधा प्रशंसा करना, पदक प्रदान करना आदि सम्मिलित होता है। इसके विपरीत नकारात्मक अनुशास्ति में अस्वीकृति मात्र झलक, व्यक्ति को अहोट की चोट पहुंचाना, कारावास, जेल, देश निकाला, समाज निकाला, अर्थदंड आदि नकारात्मक अनुशास्तियों के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। तो इससे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि दंड और पुरस्कार क्या है, तो उसे अनुशास्ति या सेंसन करते हैं। दूसरा यह पूछ लिया जाता है, जैसे जाति अंतर जाति विवाह करने पर जाति से निकाल देना, तो किस प्रकार
के सेंशन या अनुशस्ति में शामिल किया जाता है तो वह नकारात्मक अनुशस्ति में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न। अगला है संस्कृतिकरण। तो इस अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास द्वारा मैसूर के रामपुरा नामक गांव के अध्ययन के दौरान की गई है। तो इनमें 3 मुख्य पॉइंट। पहला, संस्कृतिकरण की अवधारणा को किसने दिया है? तो वह एम.एन. श्रीनिवास ने। कहाँ का अध्ययन करके? तो रामपुरा गांव के अध्ययन करके। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियां या जनजातियां का समूह उच्च या द्विज कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों और विचारों और जीवन शैलियों को बदलने का यत्न करती है। तो होता क्या है, जब उच्च या द्विज जातियों की जो जीवन शैली होती हैं, प्रथा जो होते हैं, संस्कार जो होते हैं, उनको निम्न जातियां या जनजातियां अपनाने लगती हैं, उसी को इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण कहा है। इससे पहले संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन आलोचनाओं के बाद इन्होंने इसे संस्कृतिकरण नाम दिया है। संस्कृतिकरण के समाज के प्रति सांस्कृतिक प्रतिमान के संदर्भ में अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन भी कहा जा सकता है। अगला है सोशल डिस्टेंस स्केल, सामाजिक दूरी पैमाना। सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता व वैमनस्यता, घृणा, प्रेम, निकटता और दूरी को मापने के लिए बोगार्ट्स ने सामाजिक दूरी पैमाना प्रयोग किया है। तो इससे भी प्रश्न आता है कि सामाजिक दूरी पैमाना या सोशल डिस्टेंस स्केल किसने प्रयोग किया है। और कभी कभी कथन में पूछ लिया जाता है कि फला चीज़ इस स्केल से नापा जा सकता है या नहीं। तो सत्य असत्य इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस पैमाने को एक छोर पर घनिष्ठ सामाजिक संबंधों को प्रकट करने वाले कथन को, तो दूसरे छोर पर विद्वेषपूर्ण संबंधों को दर्शाने वाले कथन को रखा जाता है। इन छोरों के बीच में किस तरह के 5 अन्य कथनों को चुना गया और बाद में इन 7 वर्गों में बने हुए पैमानों को व्यक्तियों के सामने रखकर उनकी प्रतिक्रिया को मालूम किया जाता है। अर्थात इसमें किसी व्यक्ति से 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे, और उसके बाद उन 7 प्रश्न को उस व्यक्ति के सामने रखा जाता है, जिनमें से एक तो उसका जो है घनिष्ठ रूप में देखा जाता है और एक उसके घृणित रूप को रखा जाता है। तो उसकी प्रतिक्रिया किस रूप में होती है, इस प्रकार से उसके देखा जाता है। उसका घनिष्ठता या नज़दीकता की ओर झुकाव है या सामाजिक दूर, या उसके अंतर्गत घृणा और क्या कहते हैं नफरत की जो है भावना, उसके अंदर कौन सी भावना प्रबल है, इस रूप में उसको नापा जाता है। अगला है सामाजिक परिस्थिति मापन पैमाना, सोशल स्टेटस स्केल। तो सामाजिक परिस्थिति का परिमाणात्मक माप अर्थात संख्यात्मक माप करने के लिए स्टुअर्ट चैपिन ने 1928 में इस पैमाने की रचना की है। चैपिन ने सामाजिक परिस्थिति के 4 प्रमुख घटकों की चर्चा की है। पहला सांस्कृतिक, दूसरा उपलब्धियां, तीसरा आय, चौथा भौतिक उपलब्धियां तथा समूह की क्रियाओं की सहभागिता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन यहाँ से जो है एक बार पूछा गया था कि चैंपियन के द्वारा सामाजिक परिस्थिति नापने के आधार क्या क्या है। तो पहला सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, दूसरा आय, तीसरा भौतिक उपलब्धियाँ और चौथा समूह की क्रियाओं में सहभागिता। अगला प्रश्न है लिकर्ट पैमाना। तो ये तीनों पैमाने जो है पूछे जाते हैं, या तो मैचिंग वाले स्टेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला है यह पैमाना जो है मनोवृत्ति एवं अभिवृत्ति को मापने के थर्स्टन पैमाने का एक संशोधित रूप है। लिकर्ट ने अपने इस पैमाने का प्रयोग 1932 में विभिन्न समूहों के साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद जैसे विषयों की मनोवृत्तियां या विचारों या रुझानों को जानने के प्रयास के रूप में किया है। अगला है थर्स्टन पैमाना। तो थर्स्टन पैमाना जो है थर्स्टन की समविस्तार तकनीक मनोवृत्ति को मापने का सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला एक पैमाना है। इस पैमाने में किसी विषय के प्रति मनोवृत्ति के स्तर के संपूर्ण विस्तार अथवा सर्वाधिक अनुकूलन को लेकर न्यूनतम अनुकूलन तक अंकित किया जाता है। अर्थात इसमें होता क्या है, किसी व्यक्ति को एक विषय दिया जाता है, उस व्यक्ति के उस विषय में क्या मनोवृत्ति या विचार होते हैं, उसकी संपूर्ण विस्तार की चर्चा की जाती है कि उसकी सर्वाधिक अनुकूलन की स्थिति क्या होगी और न्यूनतम अनुकूलन की स्थिति क्या होगी।
अगला है अनुसूची। तो अनुसूची एक फॉर्म, तालिका, कैटलॉग या कार्ड है जिसका निर्माण तथा प्रयोग किस लिए हुआ था कि शोध तथ्यों के संकलन हेतु, तो अनुसूची कहलाती है। तो अनुसूची एक ऐसी प्रश्न तालिका होती है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष वार्तालाप अर्थात साक्षात्कार स्थिति में प्रश्न की उत्तर की तकनीक द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है, तो इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, अनुसूची किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अनुसूची का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो अशिक्षित होते हैं। दूसरा यहाँ से प्रश्न होता है कि इसमें साक्षात्कार कथन कारण में देता है प्रश्न कि ऐसी कौन सी फैक्ट है जिसमें साक्षात्कार स्वयं जो है प्रश्नावली को भरता है, तो वह अनुसूची होती है। तो अनुसूची को इसमें साक्षात्कार जो है स्वयं अपने हाथों से भरता है प्रश्न सामने वाले से पूछ कर, तो इसीलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है। अगला है लौकिकीकरण। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज के सदस्यों के विचार व्यवहार के निर्धारण धार्मिक मान्यताओं प्रतीकों संस्थाओं की अपेक्षा बुद्धिसंगत एवं तार्किक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात सेकुलरिज्म क्या होता है, इसमें धर्म की महत्वता को कम कर दे दिया जाता है। इसे धर्मनिरपेक्षीकरण भी कहते हैं, इसे लौकिकीकरण कहते हैं। इस आंदोलन के रूप में लौकिकीकरण का उद्भव 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन में जे होल्के के नेतृत्व में किया गया। अर्थात इस शब्द का जो उद्भव का श्रेय दिया जाता है वह जे होल्के को दिया जाता है। लौकिक या धर्मनिरपेक्ष समाज, तो सेकुलर सोसाइटी या लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण तो एक ही चीज है। तो यह एक ऐसा समाज जिसमें उपयोगितावाद तर्क संगत मूल्यों से अधिक बल दिया जाता है तथा जो परिवर्तन एवं नवाचारों को प्रश्रय देता है, लौकिक अथवा धर्मनिरपेक्ष समाज कहलाता है। तो पहला उपयोगितावाद और तर्क संगत मूल्यों की इसमें ज़्यादा चर्चा होती है, धर्म की एकदम से अवहेलना की जाती है। इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो हावर्ड एस बेकर ने अपने समाज के प्रारूपों की अपनी योजना के अंतर्गत पवित्र समाज के विपर्य के रूप में किया है। अर्थात पवित्र जो है धार्मिक समाज के ठीक विपरीत के रूप में इन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किया है। अगला है स्व या सेल्फ। तो अपने संबंध को बनाई गई धारणा, अपने बारे में जो बनाई गई धारणा होती है, मैं क्या हूँ, स्व के भाव को प्रकटीकरण करती है। तो यहाँ से 3-4 प्लस पूछे जाते हैं, तो उसको अब ध्यान देखेंगे। पहला, C.H. कुले के अनुसार प्रथमवाचक एक वचन के रूप में मैं, मेरा जैसे सर्वनामों का प्रयोग स्व के अभिव्यक्ति है। C.H. कुले के अतिरिक्त स्व की अवधारणा का समाजशास्त्र में अत्यधिक प्रयोग विलियम जेम्स J.H. मीड ने किया है और यही अवधारणा सांकेतिक अंतःक्रियावाद का आधार रही है। अर्थात मीड का जो मैं और मुझे का सिद्धांत है, तो वह कूड का जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी था उससे ही संबंधित था। मीड ने अपनी कृति माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में स्व के निर्माण को 2 चरणों में देखा है, पहला मैं और दूसरा मुझे का सविस्तार वर्णन करते हैं। यहाँ एक प्रश्न पूछता है मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया? तो J.H. मीड ने। दूसरी इनकी कृति पूछी जाती है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तीसरी पूछा जाएगा यह किस अवधारणा से संबंधित है? सांकेतिक अंतःक्रियावाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अगला है शिप। परंपरा के अनुसार किसी मातृवंशी अथवा पितृवंशी सपूर्वज पर अपने आधारित तथा बहुतः गढ़ चिन्ह या टोटम के संबंध में विश्वास करने वाले एक रेखी अथवा सामान्यतः बहिर्विवाह समूह को शिव कहते हैं। अर्थात अपने टोटम से बाहर के विवाह करने की प्रथा को जो है शिव कहा जाता है। एक तरह से इसको गोत्र के संदर्भ में देखा जाता है। अर्थात सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरी। तो एक सामाजिक श्रेणी व्यक्तियों को ऐसा संकलन के रूप में होता है जिसमें समान परिस्थिति के वर्ग होते हैं, जैसे स्त्री, व्यवस्थापक, अल्पसंख्यक। तो यह एक प्रकार का वर्ग हो गया। अध्यापक वर्ग, डॉक्टर वर्ग और डी कर्मचारी वर्ग, ए कर्मचारी वर्ग। तो इस तरह से वर्ग का विभाजन होता है। सोशल चेंज, तो किसी समाज की सामाजिक संरचना, संबंधों के ताना बाना अथवा सामाजिक संगठन, संस्थाओं और सामाजिक भूमिकाओं अथवा समाज के अन्य उपादानों के समय अंतराल के साथ होने वाले बदलाव या परिष्करण की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन कहते
तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन को अलग अलग रूप में देखा है। किसी ने सामाजिक संरचना के परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से देखा है, तो किसी ने सामाजिक संगठनों में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। अगला है सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास। तो एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी आय, संपदा, शैक्षिक पृष्ठभूमि और व्यावसायिक प्रतिष्ठा सामान्यतः समान होती है, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, अन्य अन्य अन्य। अगला है सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफरेंशिएशन। तो सभी समाजों में मानव में लिंग, कद, आयु, प्रजाति, मानसिक क्षमता अथवा मानव स्वावयव में पाई जाने वाले अन्य आंतरिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसे ही सोशल विभेदीकरण या सामाजिक विभेदीकरण कहा जाता है। तो इन स्वावयव या पैतृक भिन्नताओं के अतिरिक्त प्रत्येक समाज का सदस्य अर्जित सामाजिक विशेषताओं जैसे व्यवसाय, आय, आनुवंशिक सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, मूल्य, विश्वास, मनोभाव आदि के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो इन आधार में अर्जित और आनुवंशिक व्यक्तियों की भिन्नताओं के आधार पर निर्मित सामाजिक भूमिकाओं एवं कार्यों के विभाजन की प्रक्रिया को ही सामाजिक विभेदीकरण करते हैं। जैसे जाति, प्रजाति, इन सबको क्या है, सामाजिक विभेदीकरण के रूप में देखा जाता है। अगला है सामाजिक दूरी। व्यक्तियों अथवा समूह के बीच पृथक्करण की भावना अथवा वास्तविक पाथर्य समिति सामाजिक संबंध या सामाजिक अंतःक्रियाओं को किसी भी प्रकार का विघ्न सामाजिक दूरी का संकेत देता है। अर्थात कोई व्यक्ति जब अपने ही समूह से दूर होने लगता है या अपने समूह से उसे सामंजस्य बैठाने में कठिनाई आती है, तो उसे सोशल डिस्टेंस या सामाजिक दूरी कहते हैं। सामाजिक दूरी की भावना में बहुधा भय अथवा विद्वेष निहित होता है। या तो वह अपने समूह से क्रोध के कारण दूर हो जाता है या किसी अन्य भय के कारण दूर होता है। इस अवधारणा का प्रयोग जो है जॉर्ज सीमेल ने किया है। सोशल डिस्टेंस की दूरी का जो है प्रयोग जॉर्ज सीमेल करते हैं। और सामाजिक दूरी की बात टालगट पार्सन्स भी करते हैं। अगला है सामाजिक गतिकी। तो अगस्त काम्टे ने दो प्रकार की सामाजिक भौतिकी और समाज को दो प्रकारों में बांटा था, एक सामाजिक गतिकी, दूसरा सामाजिक भौतिकी। तो उसी में सामाजिक गतिकी, इस अवधारणा का प्रयोग अगस्त काम्टे ने अंतर संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं अथवा सामाजिक परिवर्तन के क्रमिक स्तरों के संदर्भ में समाज के अध्ययन हेतु किया है। सामाजिक गतिकी का मुख्य लक्ष्य ऐतिहासिक परिवर्तन को नियमों की खोज करना, अर्थात इतिहास में किस तरह से परिवर्तन हुए हैं, समाज की किस तरह से बढ़ रहा है आगे, तो उसकी बात करना सामाजिक गतिकी या सोशल डायनेमिक से संबंधित है। अगला है सामाजिक एकीकरण या सोशल इंटीग्रेशन। किसी भी समाज के विभिन्न समाजों या वर्गों, प्रजातियों, सांस्कृतिक समूहों, जातियों या अन्य विभिन्न तत्वों को संगठित या समाविष्ट समन्वित करने की प्रक्रिया को सामाजिक वर्गीकरण कहते हैं। जब एकीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ साथ पृथक समूह पहचान को मिटाने का प्रयास किया जाता है, तब यह सात्मीकरण में परिणत हो जाता है। तो सामाजिक एकीकरण क्या है? जैसे अलग अलग जाति प्रजाति को एक साथ संयोजित करके जो है सात्मीकरण होता है। लेकिन इन्होंने कहा जैसे भारत में हिंदू और जनजातियों को एक साथ एकीकरण करके रखा गया था, लेकिन क्या हुआ कि आखिरी स्टेज आते आते हुए जब सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ साथ पृथक समूह की पहचान मिटाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात जैसे कि जी.एस. घुरिये कहते हैं कि जनजातियाँ जो हैं पिछड़े हिंदू हैं, तो वहीं बेरियन एल्विन कहते हैं कि जनजातियाँ जो हैं वो पृथक हैं, उनकी अलग संस्कृति है, उनकी अलग पहचान है। तो यहाँ पे जो है पिछड़े हिंदू करने का पहचान, उन्होंने कहा कि जो जनजातियों की अलग पहचान न होकर पिछड़े हिंदू हैं, अर्थात उनको हिंदू समाज में ही मिलाना चाहिए, उनका सात्वीकरण किया जाना चाहिए। तो घुरिये सात्वीकरण के पक्ष में थे, वहीं जो बेरियन एल्विन थे उन्होंने पृथक्करण की नीति जो है जनजातियों के संदर्भ में दिया था। अगला है सामाजिक विलंबन, कल्चरल लैग। तो बदलती हुई प्रौद्योगिकी के साथ सामाजिक संस्थाओं मनोवृत्तियों के साथ तालमेल बनने में असफलता सामाजिक विलंबन की स्थिति कहलाती है। जय
जैसे कि जब भौतिक वस्तुएं तो में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, लेकिन अभौतिक वस्तुएं जो हैं उनका परिवर्तन नहीं होता। जैसे गांव में मोबाइल तो पहुंच गए हैं 4G 5G तक, लेकिन अभी तक गांव में नेटवर्क जो है 5G नहीं पहुंचा। तो या 5G की नेटवर्क वहां पे न पहुंचे, सॉरी ये तो प्रौद्योगिकी विलंबन हो गया, इस जो हम उदाहरण ले रहे हैं छोड़ते हैं। जैसे गांव में लोग विचारधारा है आधुनिकता को अपना रहे हैं, और आधुनिकता अपनाने के साथ साथ उनके जो विचार में है, जैसे जो परंपरागत विचार चले आ रहे हैं उनका जो पालन करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह को, जैसे आज लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन वह अपने दहेज प्रथा के नियम को नहीं छोड़ रहे हैं। इसको जो है कहेंगे सामाजिक विलंबन या कल्चर सोशल लाइफ। शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित होने के साथ उनके मनोवृत्तियों में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अर्थात वो गाड़ी मोटर हर चीज़ औद्योगिक तौर पे अपना रहे हैं, प्रौद्योगिक तौर पे, लेकिन उनके जो विचार हैं दहेज प्रथा, पितृसत्तात्मक आदि का पालन आज भी करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह की जो है स्थिति को सामाजिक विलंबन कहते हैं। अगला है सामाजिक आंदोलन। सामूहिकतावादी व्यवहार का स्वरूप जिसमें अधिक संख्य व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में किन्हीं निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के परिवर्तन लाने का या परिवर्तन रोकने की प्राप्ति हेतु एक कार्यक्रम बनाकर मिली-जुली कार्यवाही या संगठित प्रयास को सामाजिक आंदोलन करते। तो यह सामाजिक आंदोलन क्या होगा? सामाजिक आंदोलन होगा किसी पक्ष को या तो परिवर्तन करने के लिए लोगों का एक संगठित समूह होना, या किसी पक्ष का विरोध करना। दोनों को जब मिलजुल कर प्रयास करते हैं लोग, तो उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। जैसे कि अभी सरकार ने एक किसान बिल लाया था, तो किसान आंदोलन हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है संगठित होकर उस बिल का जो है विरोध करने या उसे वापस लेने या रोकने का प्रयास कर रहे थे, परिवर्तन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।